हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और आज हम लोग जेईई एडवांस 2023 में पूछे गए जो रे ऑप्टिक्स में जो क्वेश्चंस थे उनको सॉल्व करेंगे। ये है क्वेश्चन। इससे पहले जो 2023 के जो काइनेमेटिक्स में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैंने आपको सॉल्व करके बता दिए थे। उसमें एक्चुअली एक ही क्वेश्चन पूछा गया था 2023 के दोनों पेपर में, मॉर्निंग और इवनिंग वाले में। तो उस पेपर को मैंने सॉल्व करके डाल दिया है, तो आप उसको एक बार देख लेना, है ना। तो ये जो क्वेश्चन मैं सॉल्व करके डाल रहा हूँ, इसका मेन पर्पस ये है कि जिससे कि आप लोगों को, जो मैं सॉल्यूशन डाल रहा हूँ यहाँ पर सॉल्व करके, तो जिन बच्चों ने ऑलरेडी इनको सॉल्व कर लिया है वो तो ठीक है, उसको देख सकते हैं सॉल्यूशंस, कि वो समझ जाएँ कि कितना ईज़िली इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है और क्या-क्या कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होते हैं सॉल्व करने में। और जिन बच्चों ने नहीं सॉल्व किया है, मतलब जिन लोगों ने प्रायर प्रिपरेशन नहीं की है एडवांस की, जेईई मेन को दिमाग में रख के या ध्यान में रख के वो लोग कुछ पेपर प्रिपरेशन कर रहे थे, लेकिन वो लोग जेईई एडवांस में क्वालीफाई हो गए हैं। तो अब जेईई एडवांस में इन क्वेश्चंस के थ्रू वो लोग ये देख के जज करेंगे कि इस जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरह के आते हैं, और हमने जो ऑलरेडी कॉन्सेप्ट सीखे हुए हैं, उन कॉन्सेप्ट्स को हमें किस तरह से अप्लाई करना है इन क्वेश्चंस को, जेईई एडवांस के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, है ना? कितना आप सॉल्व कर सकते हो। क्योंकि थोड़ा बहुत जो चेंजेस हैं वो आप जज कर लो यहाँ पे जो सॉल्व हो रहा है। और पहले तो मैं रिकमेंड यही करूँगा कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो उसको पहले बिना देखे सॉल्व करने की कोशिश करो, और अगर पॉज़ करके वीडियो को, और अगर सॉल्व हो जाता है, आपका सॉल्व हो जाता है, तो सॉल्व होने के बाद उसका आंसर देखो अनपॉज़ करके वीडियो को। और अगर नहीं हो पा रहा है तो फिर आप सॉल्यूशन देखो, है ना? ये आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो चलो फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन, पहला वाला क्वेश्चन ये है, ए पर्सन ऑफ हाइट 1.6 मीटर इज वॉकिंग अवे फ्रॉम ए लैम्प पोस्ट ऑफ हाइट 4 मीटर। तो मैं यहाँ पे ड्रॉ ही करता हुआ चला जाता हूँ, इससे आपको समझ में आएगा। पहले कलर चेंज कर लेते हैं। हम्म यहाँ पर आपके पास एक लैम्प पोस्ट है, इज योर लैम्प पोस्ट। और यहाँ पर मैं पहले यहाँ पर एक अर्थ भी बना देता हूँ, दिस इज योर अर्थ। अब यहाँ पर थोड़ी ड्राइंग करनी पड़ेगी मुझे। तो ए पर्सन ऑफ हाइट 1.6 मीटर, पर्सन सपोज ये ऐसा मान लो, ये पर्सन है। दिस पर्सन, जिसकी हाइट इन लोगों ने दी हुई है, इसकी हाइट 1.6 मीटर है। दिस इज 1.6 मीटर। ये भगवान, दिस इज 1.6 मीटर, और लैम्प पोस्ट की हाइट है 4 मीटर। द लैम्प पोस्ट एंड द पर्सन आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड, मतलब कि ये कभी झुकते नहीं है। इफ द स्पीड ऑफ द पर्सन इज 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड, स्पीड दिया हुआ है पर्सन की जो कि है 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके। इफ द स्पीड ऑफ द टिप ऑफ द पर्सन शेडो ऑन द ग्राउंड विद रेस्पेक्ट टू द पर्सन इज। अच्छा, देखो पहले तो आप ये समझ लो कि शैडो बनेगा कैसे। जो रे ऑफ लाइट जो यहाँ सन की ऐसे आ रही होगी, जो इससे आएगी, ये शैडो इधर बनेगा, मतलब इस रीजन में। ये जो रीजन मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा घुमा के, ये जो रीजन देख रहे हो ना आप, यहाँ शैडो बनेगा, ये शैडो रीजन होगा। ये वाला। हम्म तो रे ऑफ लाइट जो है वो इधर से आ रही है, यहाँ आपका सन है। तो मैं सन को तो मैं ड्रॉ कर ही देता हूँ। सन आपका इधर होगा, जहाँ से मैं पहले क्लियर पिक्चर बना देता हूँ आप लोगों के माइंड में, तो आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ऐसा है, ठीक है, ऐसा ये है। और ऐसा है, ये है आपका सन। ठीक है, इससे रे ऑफ लाइट आ रही है। अब ये रे ऑफ लाइट इधर से आ रही है ऐसे करके, तो ये शेडो बना रही है इधर। ठीक, स्पीड हमें दी हुई है, हमें स्पीड ऑफ दिस स्पीड, इस स्पीड टिप की जो स्पीड है वो निकालनी है, विद रेस्पेक्ट टू द पर्सन, विद रेस्पेक्ट टू द पर्सन वो निकालना है। तो ये वी मान लेते हैं, वी शेडो।
अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा, प्योर ज्योमेट्री यूज करने वाला हूँ। प्योर ज्योमेट्री को यूज कैसे करेंगे, मान लेते हैं कि ये जो पोल से लेके जो मैन का जो डिस्टेंस है वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है, और सिमिलरली पोल से जो लेके इस शेडो का जो डिस्टेंस है वो एक डिस्टेंस मान लेते हैं। अज्यूम कर लिया है मैंने कि ये जो डिस्टेंस है पोल का मैन से, वो x मान लिया है मैंने, और पोल से जो शेडो का जो डिस्टेंस है ये मैंने y मान लिया है। ठीक। अब यहाँ पर क्या होगा कि मैं ज्योमेट्री यूज करूंगा, ये दोनों एंगल्स दोनों के लिए सेम है, तो मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूँ कि एक तो आधा टाइम तो कलर चेंज करने में लग जाता है। तो 4/y इज इक्वल टू, ज्योमेट्री को यूज करके मैं लिख सकता हूँ 1.6 डिवाइड बाई वाई माइनस एक्स। तो मेरी जो रिलेशन बनेगी वो क्या आएगी, 4y माइनस 4x इज इक्वल टू 1.6y प्लस, हाँ ठीक यही तो है, ये हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, 4 माइनस 1.6y इज इक्वल टू 4x। अब 4 माइनस 1.6y आप निकाल सकते हो, 6 4 3 2.4, हाँ ये 2.4y इज इक्वल टू 4x हो गया, यानी कि आपके पास रिलेशन आएगी x इज इक्वल टू 0.6y। ये आ गया। अब देखो यहाँ पर क्या है ना, ये जो dx अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो मेरे पास ये आएगा dx बाई डी टी इज इक्वल टू 0.6 dy बाई डी टी। अब इसको ध्यान से देखना, ये जो dx बाई डी टी है, ये dx बाई डी टी वेलोसिटी ऑफ द मैन हो जाएगा। तो विच इज 60 सेंटीमीटर पर सेकंड हमें दिया हुआ है। 0.6 ये जो dy बाई डी टी मुझे वैल्यू देगा वो देगा वेलोसिटी ऑफ द शेडो। तो 60 बाई 0.6 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ शेडो। तो ये तो 100 हो गया, तो 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो गया वेलोसिटी ऑफ शेडो विद रेस्पेक्ट टू द पोल। पर हमें वेलोसिटी ऑफ शेडो विद रेस्पेक्ट टू द पर्सन चाहिए, तो वेलोसिटी ऑफ शेडो विद रेस्पेक्ट टू द पर्सन इज वी एस माइनस वी पी। तो वो जो वैल्यू हो जाएगी 100 माइनस पर्सन की जो वेलोसिटी है वो है 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आंसर जो होना चाहिए वो हमारा 40 होना चाहिए। एडवांस का क्वेश्चन है, अब इसको आप देख लेना, इसको आप ध्यान से देखना, इसमें आपको जो चीज समझ में नहीं आए वो मुझसे आप पूछ लेना है ना। इसके बाद मैं दूसरे क्वेश्चन पे चलता हूँ। दूसरा क्वेश्चन जो मेरे पास है जेई एडवांस 2023 का रे ऑप्टिक्स से ही पूछा गया। ये क्वेश्चन है, ए प्लेन पोलराइज्ड ब्लू लाइट रे इज इंसिडेंट ऑन ए प्रिज्म such that there is no reflection from the surface of prism। ये जो लाइन है ना, नो रिफ्लेक्शन फ्रॉम द सरफेस ऑफ प्रिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी वैल्यू में जिसका इंपॉर्टेंस मैं आपको अभी बताऊंगा आगे। द एंगल ऑफ डिविएशन ऑफ द इमर्जेंट रे इज थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये एंगल ऑफ डिविएशन आप लोग जानते हो कि अगर जो रे ऑफ लाइट जो आती है और जो रे ऑफ लाइट जो निकल के बाहर जाती है, उन दोनों के बीच का एंगल। द एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन फॉर रेड लाइट फ्रॉम द सेम प्रिज्म इज, अब ये रेड लाइट के लिए एंगल ऑफ डिविएशन ये 30 डिग्री बोल रहा है, पर ये मिनिमम डिविएशन बोल रहा है, एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन, जिसके लिए आप कंडीशन जानते ही होगे। जो अगर आपको पता होगा, आई वन इज इक्वल टू आई टू इज इक्वल टू आई होता है, और आर वन इज इक्वल टू आर टू इज इक्वल टू आर होता है। ठीक है। और आई वन आई टू अगर आपको नहीं पता है तो आई वन आई टू ये होते हैं, दिस इज आई वन, और दिस इज नॉर्मल से जो एंगल बनाओगे ये आई टू होगा, और ये जो एंगल होता है ये आर वन होता है, और ये जो रे जाती है ऐसे करके, ये नॉर्मल से जो एंगल होता है ये आर टू होता है। ये आपने डेरिवेशन में पढ़ा होगा है ना, इसको मैं करवाऊँ, इसको नहीं अभी कर रहा हूँ, लेकिन ये नोटिफिकेशंस आपको पता होने चाहिए, नोटेशंस। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म मटेरियल ऑफ द ब्लू लाइट इज √3। यहाँ पर √3 दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ये पूछा है। पहला स्टेटमेंट है द ब्लू लाइट इज पोलराइज इन द प्लेन ऑफ इंसिडेंस, ऑब्वियसली, क्योंकि पहली जो लाइन है देयर इज नो रिफ्लेक्शन फ्रॉम द सरफेस ऑफ प्रिज्म, इसका मतलब पोलराइजेशन हो रहा है, तो पहला वाला ऑप्शन तो करेक्ट होना ही चाहिए। ठीक है, देख लेते हैं करेक्ट है कि नहीं।
मेरे पास जो आंसर की है, हाँ, पहला ऑप्शन तो करेक्ट है। अब ये दूसरा पूछ रहा है एंगल ऑफ प्रिज्म इज 45 डिग्री। तो देखो एंगल ऑफ प्रिज्म के लिए सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। एंगल ऑफ प्रिज्म निकालने के लिए सबसे पहले मुझे कंडीशन ऑफ नो रिफ्लेक्शन फ्रॉम द सरफेस ऑफ प्रिज्म यूज करना पड़ेगा। कैसे? देखो यहां पर ना, चलो दूसरे पेज पर आता हूँ, है ना यार, टाइम बचाते हैं। हाँ, जैसे ये कंडीशन है, जैसे ये रे ऑफ लाइट यहाँ से आ रही है इधर से, और ये कंडीशन ऑफ नो रिफ्लेक्शन है, मतलब कि ये पैरेलली चली जाती है, रे पैरेलली चली जाती है, तो इसका जो एंगल होना चाहिए, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये 90 डिग्री होना चाहिए इसका। ठीक, ये सबसे पहली रिक्वायरमेंट है इस कंडीशन की, कि यहाँ पर जो रे ऑफ लाइट जो आ रही है, दैट रे ऑफ लाइट विल बी मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री फ्रॉम द नॉर्मल, जब ये कंडीशन ऑफ नो रिफ्लेक्शन करना है इसको। तो उसके केस में मैं क्या कर सकता हूँ, दिस अगर मैंने इसको आई लिया है, तो उसी केस में मेरे पास ये होगा साइन आई वन बाई साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन। इसमें म्यू टू मेरे पास √3 दिया हुआ है, और म्यू वन एयर है बाहर की, क्योंकि वो एयर है ना, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका 1 है। तो साइन आई वन की वैल्यू मेरे पास √3 हो जाएगा। अब क्या है, जब एंगल्स छोटे होते हैं तो हम इसको अप्रोक्सीमेट करते हैं, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, tan i इज इक्वल टू √3, तो i इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये मेरी पहली कंडीशन हो जाएगी। i 60 डिग्री हो गया, मतलब i1 मेरे पास 60 डिग्री आ गया। अब इसमें दूसरी चीजें देखते हैं। देखो अभी मैं सारी कैलकुलेशन ब्लू के लिए कर रहा हूँ, ब्लू लाइट के लिए, है ना। तो इस वाले केस में अगर आप देखोगे, तो मेरे पास कुछ कंडीशंस होती हैं। R1 प्लस R2 इज इक्वल टू ए, पहली कंडीशन। दूसरा जो एंगल ऑफ डिविएशन जो होता है, वो होता है I1 प्लस I2 माइनस ए, ये भी आपको पता होगा। तो मतलब ये जो दोनों फॉर्मूले मैं लिख रहा हूँ ना, ये दोनों के दोनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं अगर आपको प्रॉब्लम राइटली करेक्टली सॉल्व करना है प्रिज्म का। तो अब देखो यहाँ पर मुझे एंगल ऑफ डिविएशन दिया हुआ है डेल्टा 60 डिग्री। तो इस इक्वेशन को अगर मैं यूज करूंगा, तो मेरे पास 60 डिग्री डिविएशन एंगल इज इक्वल टू I1 इज ऑल्सो 60, जो मैंने अभी भी निकाला है, प्लस I2 माइनस ए। इससे मेरे पास क्या रिलेशन आती है कि I2 इज इक्वल टू ए, ये मेरे पास एक कंडीशन आ गया। अब दूसरा, मुझे एक ये भी पता होता है कि अगर जैसे यहाँ से अंदर रे जाती है ना, तो ये एंगल R1 होता है। तो मैं यहाँ पर स्नेल्स लॉ लगा सकता हूँ, विच इज साइन I1 बाई साइन R1 इज इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन, विच इज √3/1। स्नेल्स लॉ लगाया है मैंने, रे जब पहले सरफेस पर, इस सरफेस पर अंदर घुस रही है तब। तो इससे मेरे पास क्या रिलेशन आता है, देखो साइन I1 इज इक्वल टू √3 इंटू साइन R1। ये पहली रिलेशन आ गई मेरे पास, है ना। क्या मैं उससे सॉल्व कर सकता हूँ चीजें? नहीं, अभी नहीं, मुझे एक रिलेशन और चाहिए। अगर मैं सेकेंड सरफेस पर रिफ्रैक्शन करता हूँ, और जो रे है, ये रे ऐसे जा रही है, और ये ऐसे जाने के बाद यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, और नॉर्मल से अगर ये एंगल R2 बना रही है, और ये I2 है, तो उस केस में मेरे पास ये भी एक रिलेशन होती है, साइन R2 बाई साइन I2 इज इक्वल टू 1/√3। तो इससे मेरे पास एक रिलेशन ये आती है, साइन R2 √3 साइन R2 इज इक्वल टू साइन I2। ये सेकेंड रिलेशन आ गई। अब I2 इज इक्वल टू ए है मेरे पास, तो ये हो जाएगा √3 साइन R2 इज इक्वल टू साइन ए। R2 को मैं यहाँ से इधर से लिख सकता हूँ a माइनस R1।
पर उसके लिए मुझे R1 चाहिए होगा। तो अगर मैं इस रिलेशन को यूज करूँ तो मुझे I1 तो पता ही है, I1 तो मैंने पहले पहले निकाला है विच इज 60 डिग्री। तो साइन 60 साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू √3 इंटू साइन R1। साइन 60 इज √3/2, यानी कि मेरे पास R1 की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री। तो मेरे पास, तो मैं इस रिलेशन को ऐसे लिख सकता हूँ, √3 साइन ऑफ R2 इज इक्वल टू A माइनस R1 विच इज A माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू साइन A। तो इसको अगर मैं देखता हूँ तो मेरे पास A की वैल्यू, अगर यहाँ साइन 60 डिग्री √3/2 हो जाएगा, दिस इज 30, तो A की वैल्यू मेरे पास 60 डिग्री होनी चाहिए। ये मुझे लगता है यहाँ पर मेरा एक आंसर आ गया है। द एंगल ऑफ प्रिज्म इज 45 डिग्री, तो ये तो रॉन्ग है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये बी वाला कर रॉन्ग है क्योंकि मेरी ए की वैल्यू 60 डिग्री आ रही है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ द प्रिज्म फॉर रेड लाइट। अच्छा भैया, अब मुझे इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालनी पड़ेगी रेड लाइट के लिए। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर ब्लू लाइट इन एयर एट द एग्जिट प्लेन ऑफ द प्रिज्म, यानी कि इसने एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट द एग्जिट पूछा, यानी कि R2 की वैल्यू पूछी है। तो R2 की वैल्यू, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर द ब्लू लाइट इन एयर एट द एग्जिट प्लेन ऑफ द प्रिज्म। अच्छा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पूछा है ना इसने, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन तो I2 है, R2 थोड़ी ना है। यहाँ से तो इंसिडेंट हो रही है और फिर यहाँ से रिफ्रैक्ट हो रही है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन I2 है, तो I2 पूछ रहा है। I2 की वैल्यू मेरी A आई थी, A की वैल्यू मैं ऑलरेडी 60 डिग्री निकाल चुका हूँ, तो विच इज 60 डिग्री बोल रहा है। तो हाँ, ये वाला ऑप्शन तो करेक्ट है, डी वाला ऑप्शन भी करेक्ट है। सी वाले ऑप्शन को देख लेते हैं एक बार। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म फॉर द रेड लाइट इज √2। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखो, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी देखा था कि यहाँ पर मेरे पास कंडीशन फॉर मिनिमम डिविएशन है, और म्यू की वैल्यू निकालने के लिए, रेड के लिए, म्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 बाई साइन ऑफ A/2, ये रिलेशन होता है ना। डेल्टा एम मुझे 30 डिग्री दिया ही हुआ है, ये प्रिज्म सेम है क्योंकि इसने सेम प्रिज्म बोला है यहाँ पर। तो प्रिज्म में ए की वैल्यू 60 होगी, तो वैल्यू ही तो डालनी है फिर यहाँ पर। तो भाई साइन ऑफ 60 प्लस 30 अपॉन 2 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ 60 अपॉन 2। तो ये वैल्यू मेरी, म्यू की वैल्यू जो आएगी यहाँ पर रेड के लिए, हो जाएगा साइन 45 डिवाइडेड बाई साइन 30। तो दिस इज 1/√2 इंटू 1/2। तो इसको कैंसिल कर दो तो √2 आ जाएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर रेड मिरर, रेड वाला जो ये है प्रिज्म है, उसके लिए √2 आ रहा है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी करेक्ट है। मुझे लगता है ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया पूरा। इस क्वेश्चन में A, C और D राइट आंसर्स हैं, B गलत है। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया है। इसको आप ध्यान से देखना, सॉल्व करना, सॉल्यूशन देखना। मैंने सॉल्व कर दिया है, लेकिन मैं आपको फिर ये रिकमेंड करूंगा कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना एडवांस के, तो आप ये कोशिश करोगे कि एक्चुअल एग्जामिनेशन में आपको खुद ही सॉल्व करने हैं क्वेश्चन, है ना, वहाँ तो कोई हेल्प मिलेगी नहीं आपको। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर क्वेश्चंस देखो, क्वेश्चन देखने के बाद पॉज करो वीडियो को, खुद सॉल्व करो। आ रहा है ठीक है तो आंसर चेक कर लो, नहीं आ रहा है तो फिर सॉल्यूशन देख लो मैंने कैसे सॉल्व किया है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। कोशिश तब तक करते रहो जब तक खुद से सॉल्व करने के केपेबल नहीं हो जाते हो आप क्वेश्चन। ये आपका मेथोडोलॉजी होनी चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये है थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन जो जेईई एडवांस में पूछा गया था 2023 में रे ऑप्टिक्स से। अब ये क्वेश्चन क्या है, ए ऑप्टिकल अरेंजमेंट कंसिस्ट ऑफ टू कॉनकेव मिरर्स M1 एंड M2। ये दोनों कॉनकेव मिरर है, ये M1 एंड M2, एंड ए कॉन्वेक्स लेंस L विद ए कॉमन प्रिंसिपल एक्सिस है शोन इन फिगर। ये कॉमन प्रिंसिपल एक्सिस है, बीच में लेंस है। फोकल लेंथ ऑफ लेंस
10 सेंटीमीटर इसमें दिया हुआ है, दिस इज 10 सेंटीमीटर। द रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ M1 एंड M2 आर 20 एंड 24। रेडियाई ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है, इसका मतलब इसका फोकल लेंथ आप निकाल ही सकते हो, r/2 होता है ना, तो ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली भी दिया हुआ था, तो एक के बाद एक। तो डिस्टेंस बिटवीन L एंड M2 इज 20 सेंटीमीटर, ये तो ऑलरेडी इसने दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, है ना। A point object S is placed at the midpoint between L and M2 on the axis। अच्छा, ये S जो है ये मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का मतलब क्या है कि जो ये वाला जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये 10 सेंटीमीटर होगा। अब ये डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, तो ऑब्वियसली S से लेके M2 तक का भी डिस्टेंस 10 ही होगा, है ना, 10 सेंटीमीटर होगा। ये मैं लिख नहीं रहा हूँ, बाय डिफॉल्ट आप समझ जाना। When the distance between L and M1 is n/7, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस इसने एज्यूम किया है कि ये n/7 है, मान लिया ये n/7 है, चलो। One of the image coincides with S, the value of n is, one of the image coincides with the S, the value of n is। अच्छा, जहां तक मैं देख पा रहा हूँ ना इस क्वेश्चन में दो फॉर्मेट होंगे। देखो, पहला मैं बता देता हूँ बहुत सिंपल अच्छे से, बहुत क्लियरली। पहला जो वे होगा वो ये होगा कि यहाँ से ना जब रे जाएगी, देखो रे, पहले तो रे इधर से जा सकती है ऐसे करके, ऐसे गई, और फिर उसके बाद ये रे ऐसे जाने के बाद फिर ये रे ऐसे जाएगी इधर, और फिर उसके बाद ये रे टकराने के बाद फिर से ये ऐसे गई, और फिर ऐसे जाने के बाद इमेज बनाएगी, या फिर ये इससे टकराएगी, और फिर टकराने के बाद फिर से ये इससे M1 से फिर उल्टी जाएगी, है ना, ये ऐसे जाएगी, और फिर ये उसके बाद फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद, अब देखो मैं ऐसे बना रहा हूँ, ये ऐसे रिफ्लेक्ट हुई, फिर ये फिर कहीं पे कट करेगी, और फिर कट करने के बाद फिर इधर से इंटरेक्शन करेगी, फिर इंटरेक्शन करने के बाद ये इधर आएगी, ठीक। तो ये पूरा प्रोसेस है, जो ये फाइनल इमेज बन रही है इसमें यहाँ बन रही है इधर एस पर। तो ये पहला प्रोसेस है, ये एक प्रोसेस है। दूसरा प्रोसेस क्या होगा, ये रे लेफ्ट जाने की बजाय ये रे राइट जा सकती है, तो पहले रिफ्रैक्शन जो होगा उसका M2 से होगा, दूसरे केस में राइट जाने वाला। तो पहले रिफ्रैक्शन जो होगा उस केस में, ये अभी मैं बस समझा रहा हूँ, है ना, ओवरव्यू दे रहा हूँ थोड़ा सा आप लोगों को, कि समझ में आ जाएगी कैसे काम हो रहा है यहाँ पे, है ना। फिर उस केस को सॉल्व करना चालू करेंगे। समझना बहुत जरूरी है भाई, लॉजिक ही समझ में नहीं आएगा तो सॉल्व कैसे करोगे आप। तो दूसरा जो केस है वो ऐसा होगा, पहले यहाँ से रिफ्लेक्शन हुआ, फिर रिफ्लेक्शन होने के बाद ये फिर यहाँ से टकराई, फिर टकराने के बाद ये फिर इधर से टकराई, इससे टकराई, फिर उसके बाद ये फिर इधर से रिफ्लेक्शन हुआ इधर से, फिर उसके बाद ये फिर गई इधर से रिफ्लेक्ट होके, फिर इधर टकराई, फिर इधर आई, तो ये फाइनल इमेज बनी। ये दोनों प्रोसेस हैं जो मैंने आपको दिखाए हैं। अब थोड़ा सा गंदा दिख रहा होगा, लेकिन ये समझ लो हुआ कैसे, ठीक। अब दोनों ही केस में हमें ये देखना पड़ेगा कि दोनों ही केस में हमारे पास ये जो n/7 की वैल्यू है वो कितनी आ रही है, फिर उसके बाद हम इसमें आंसर प्रेडिक्ट करेंगे कि n की वैल्यू क्या होगी। होप ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा जो मैं समझाने वाला हूँ। तो अब मैं पहले पहला वाला प्रोसेस सॉल्व करूंगा। पहले वाले प्रोसेस से कि रे ऑफ लाइट सोर्स से लेफ्ट की तरफ जा रही है, और फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे राइट वाला केस। क्लियर, ठीक है। तो सबसे पहला जो रिफ्लेक्शन होगा मेरा, पहले देखते हैं। देखो सबसे पहला जो मेरा जो सोर्स जा रहा है, इधर से सोर्स से लाइट जा रही है ऐसे। अब क्योंकि देखो, अब क्योंकि ये जो डिस्टेंस है आपका यहाँ से लेके यहाँ तक का, लेंस से लेके सोर्स तक का, ये जो डिस्टेंस है ये ऑलरेडी मुझे दिया हुआ था कि दिस इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर मिड में, जो कि एल का फोकल लेंथ है
इसका फोकल लेंथ ये भी है, इसका भी फोकल लेंथ 10 है और इसका फोकल लेंथ 12 है। जब ऐसा है तो उसके केस में ये जो रे ऑफ लाइट है, अब फोकल लेंथ 10 है तो जो रे ऑफ लाइट है ये क्योंकि फोकस से आ रही है तो ये स्ट्रेट जाएगी, ऐसे स्ट्रेट चली गई। अब ये स्ट्रेट जाने के बाद जब मिरर से रिफ्लेक्ट होगी तो रिफ्लेक्ट होने के बाद मिरर के फोकस से पास करेगी। मिरर का फोकस 10 सेंटीमीटर पर होगा यहाँ से, ठीक है। ये मिरर, ये जो डिस्टेंस होगा जो मैं बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को, ये डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर होना चाहिए। वाई? बिकॉज इट इज पासिंग थ्रू द फोकस। ये 10 सेंटीमीटर पास करेगा। अब इसने क्या दिया हुआ है इसने ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि जो ये वाला जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस इसने ऑलरेडी हमें n/7 करके बोला हुआ है, तो हम इसको n/7 लिख देते हैं और इसको मैं x मान रहा हूँ इजीनेस के लिए। तो जो ये वाला जो डिस्टेंस है, अब मेरी कैलकुलेशन ना यहाँ से स्टार्ट होगी, क्योंकि देखो यहाँ पर जो मेरे पास जो डिस्टेंस है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस अब x-10 हो गया है, ठीक। उसके बाद ये रे फिर दोबारा कहाँ जाती है ये मैं कैलकुलेशन से पता करूंगा, अभी मुझे कुछ पता नहीं है ये कहाँ जाएगी। तो सबसे पहली जो कैलकुलेशन है मेरी यहाँ होगी कि ये जो डिस्टेंस है, मतलब जब ये रे इधर से रिफ्लेक्ट होके गई तो जो ये जो डिस्टेंस बना ये कितना बना, इधर से लेके इधर तक का। इसको यार कलर चेंज कर देता हूँ, नहीं तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ना, इस पॉइंट तक का जहाँ से ये कट कर रही है रे, ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट, इसका डिस्टेंस मैं पहले v निकालूंगा। सबसे पहले तो ये कैलकुलेट करते हैं, फिर आगे m2 से रिफ्लेक्शन करेंगे जो कि फिर s पे आएगा, है ना। तो v निकालते हैं पहले। तो l के लिए मैंने पहले कैलकुलेशन में यहाँ पर किया, रे ऑफ लाइट लेफ्ट से राइट जा रही है तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव होगा, तो 1/v माइनस 1/u लेफ्ट में है तो माइनस ऑफ x-10 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/f विच इज 10 सेंटीमीटर पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो 1/v प्लस 1/x-10 इज इक्वल टू 1/10, तो 1/v इज इक्वल टू 1/10 माइनस 1/x-10। तो 1/v की जो वैल्यू हो जाएगी मेरी, वो हो जाएगी 10 x-20, डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ, x-20 डिवाइडेड बाई 10 इंटू x-10। ये मेरी 1/v की वैल्यू आ गई। तो v मुझे पता चल गया कि v जो जहां बन रहा है वो है 10 इंटू x-10 डिवाइडेड बाई x-20 डिस्टेंस पर। अब ये रिफ्लेक्शन हो गया लेंस से, होप ये ठीक ही होगा। कैलकुलेशन अगर कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो एक बार देख लेना, पर आंसर में तो पता चल ही जाएगा कि कहाँ गड़बड़ी की है, अगर अपन ने की है। होप नहीं गलती हुई हो हमसे कुछ। तो v हो गया। अब यहाँ से फिर मिरर पे ये m2 पर रिफ्लेक्शन होगा, फिर m2 से रिफ्लेक्शन के बाद इसने मुझे बोला है कि जो फाइनल जो इमेज आएगी रिफ्लेक्शन होने के बाद, वो इमेज मेरी S2 पर ही बन रही है। कैसा बन गया यार ये बड़ी प्रॉब्लम है इसमें। यहाँ से ये फाइनल इमेज S पर ही बन रही है। तो अब फिर कैलकुलेशन करते हैं अपन। उससे पहले डिनोट कर देते हैं डिस्टेंस इसको। तो ऑलरेडी जो ये वाला जो डिस्टेंस है मैंने जो निकाला है, ये मेरा एस वी, सॉरी, वी से लेके मेरा यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इस मिरर तक का, ये होगा 20 माइनस वी। तो मैं उसको पहले डिनोट कर देता हूँ, दिस विल बी 20 माइनस वी। तो मिरर के लिए फॉर m2, ये लेंस के लिए था, मिरर के लिए m2 के लिए क्या होगा, मेरी डायरेक्शन है लेफ्ट से राइट पॉजिटिव है, तो 1/,
v नेगेटिव है क्योंकि फोकस पे बन रहा है 10 सेंटीमीटर पर, ये तो 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, तो 1/10 इज नेगेटिव प्लस 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f होता है मिरर के लिए, तो 1/v इज -10 प्लस 1/u इज नेगेटिव विच इज माइनस ऑफ 20 माइनस v इज इक्वल टू 1/f, f भी नेगेटिव ही होता है इसके लिए, तो 1/-12। तो ये हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, दिस विल बी इक्वल टू 1/10 प्लस 1/20 माइनस v इज इक्वल टू 1/12, तो 1/20 माइनस v इज इक्वल टू 1/12 माइनस 1/10 विच विल बी इक्वल टू -2/120, तो 1 बाई तो मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, v -20 इज इक्वल टू 60, v इज इक्वल टू 80, v की वैल्यू 80 आ रही है, इसमें सब्स्टिट्यूट करूंगा इक्वेशन नंबर 1 में, तो मेरे पास आएगा 80 इज इक्वल टू 10 इंटू एक्स माइनस 10 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 20, 8x माइनस 160 इज इक्वल टू एक्स माइनस 10, 7x इज इक्वल टू 170, नहीं 170 नहीं, 160 माइनस 10 इज 150, यही सिली मिस्टेक हो जाती है। 150, तो x इज इक्वल टू 150/7, तो जो n/7 है, ये जो था ये n/7 था, तो n की वैल्यू 150 आ गई। ठीक है, ये आपका एक आंसर हो गया एक वे में, जो अपन ने इस तरह से सॉल्व किया है। ठीक, होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इसके दूसरे पाथ पर चलता हूँ, दूसरे डायरेक्शन पे, दूसरे वे में क्या होगा ये याद रखना, इसका पहले का आंसर 150 है। रिकॉर्ड तो हो रहा है ना ये, हाँ ठीक है। तो पहला आंसर मेरा यहाँ पर 150 आ चुका है, उसको मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ, 150। अब दूसरे सॉल्यूशन पे चलते हैं ना। अब देखो दूसरा वाला जो पाथ है, उस दूसरे वाले पाथ में क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। पहले तो लॉजिक क्लियर कर लेते हैं अपना। दूसरा वाला जो पाथ होगा उसमें क्या होगा, रे ऑफ लाइट लेफ्ट राइट जाएगी, मतलब जैसे मैंने सोचा आपको बताया था, पहले राइट जाएगी, ऐसे, फिर रिफ्लेक्ट होने के बाद फिर ये ऐसे जाएगी एल से, और फिर उसके बाद ये फिर इधर जाएगी, और फिर उसके बाद ये रिफ्लेक्ट होने के बाद इससे रिफ्लेक्ट होके फिर ये इधर जाएगी, और फिर ये रिफ्लेक्ट होगी इधर से, और फिर जब नेक्स्ट रिफ्लेक्शन होगा ये एस पे आएगी। ये है कहानी इधर की। तो इस प्रोसेस को एनालाइज करते हैं पूरे को, और वैल्यूज निकालते हैं। अब देखो यहाँ पर सबसे पहला जो रिफ्लेक्शन है यहाँ से राइट हो रहा है, m2 की वैल्यू मैं ऑलरेडी जानता हूँ, m2 की वैल्यू मेरे पास है 12 सेंटीमीटर, m1 की वैल्यू है मेरे पास 10 सेंटीमीटर, l की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर। तो पहले मेरे पास जो s है ये 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रखा हुआ है, दिस इज 10 सेंटीमीटर। तो मैं कैलकुलेशन करना चालू करता हूँ। तो 1/m2 से जब पहला जो रिफ्लेक्शन होगा उसमें 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f होगा। तो v की जो वैल्यू है वो निकालते हैं, 1/v, मूवमेंट ऑफ रे लेफ्ट टू राइट है, प्लस 1/u, u इज -10, तो 1/-10 इज इक्वल टू 1/, फोकल लेंथ हमेशा इसकी नेगेटिव रहती है,
तो 1/v की जो वैल्यू है वो है 1/10 माइनस 1/12 विच इज 2/120। तो v की वैल्यू 60 आ रही है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो पहली जो इमेज बनी है वो 60 सेंटीमीटर राइट में बनी है। अब ये जो रे है ये रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ से जाएगी, मतलब ये रे यहाँ से आ रही है, मतलब वर्चुअली ये इधर से जाएगी और फिर उसके बाद इसका रिफ्लेक्शन होगा। अब देखो फिर ये ऐसे जाएगी। अब अगर देखो यहाँ पर बात यहाँ पर ना इस यहीं से चीजें चालू हो जाती हैं। जब ये यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा ना, इसका रिफ्रैक्शन एल से, तो एल से रिफ्लेक्ट होने के बाद इसको अपना पाथ रिट्रेस करना पड़ेगा। या तो रिट्रेस करना पड़ेगा या फिर सिमेट्रिक करना पड़ेगा, जिससे कि फिर से रिफ्लेक्शन हो और फिर से वो वहां आए। क्यों, मैं देखो बता रहा हूँ। अगर ये जो रे ऐसे आ रही है, ये जो रे अगर ऐसे जाती है और ये इसके सेंटर से पास होती है, ठीक, जैसे सेंटर से ये पॉइंट है, इसका सेंटर मान लो, पहला केस ये इसके सेंटर से पास हो रही है, तो ये जो रे है ना ये अपने आप को रिट्रेस कर देगी, उल्टी हो जाएगी। और उल्टी होने के बाद इसका सेंटर कहाँ पर होगा, पहले तो ये देख लो। 20 सेंटीमीटर है ना इसका रेडियस। ये डिस्टेंस ऑलरेडी इन्होंने दिया हुआ है आपको कि दिस डिस्टेंस इज n/7 बोला था। तो ये जो डिस्टेंस होना चाहिए ना, ये 20 होना चाहिए पहला केस में, सेंटर से रेडियस वाला। तो ये पाथ अपने पाथ रे अपने पाथ को रिट्रेस कर देगी, ऐसे जाएगी और फिर उसके बाद ये रिफ्लेक्ट होके फिर यहीं से फिर यहीं दोबारा पहुंच जाएगी। ठीक। तो इसका मतलब जो इमेज बननी चाहिए, अगर ये x डिस्टेंस मैंने लिया है, तो ये जो डिस्टेंस होना चाहिए ये x-20 बनना चाहिए, पहला केस। हम्म जिसके हिसाब से अगर मैं कैलकुलेशन करूं, एक और भी केस बनेगा जो मैं आपको बता रहा हूं। अब यहाँ पर इसके हिसाब से क्या होगा कि पहली कैलकुलेशन v इज इक्वल टू 60 पर आई है। अब मैं लेंस से किया, तो रे ऑफ लाइट अभी राइट से लेफ्ट जा रही है ऐसे, तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव होगा। तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f होगा। ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो 1/v की वैल्यू है x-20, u नेगेटिव है तो 1/ अब यहाँ से लेंस के सेंटर से आप डिस्टेंस लोगे तो वो 80 होगा, -80 इज इक्वल टू 1/f, f इज 10। तो 1/x-20 इज इक्वल टू 1/10 माइनस 1/80 विच इज 70। 80 माइनस 70/800, तो 80/7 हो गया, यानी कि x-20 इज इक्वल टू 80/7। ठीक, ये x है। तो x की वैल्यू क्या हो गई, x इज इक्वल टू 80/7 प्लस 20 विच इज 140 प्लस 80 डिवाइडेड बाई 7, 220/7। तो x की वैल्यू 220/7 है, जो कि मुझे ऑलरेडी n/7 दिया हुआ था। दिस वैल्यू इज n/7। तो यहाँ से n की जो वैल्यू है, वो n की वैल्यू तो मेरी 220 आ गई। तो ये दूसरा आंसर है आपका, पॉसिबल दूसरा आंसर 220, जिसमें इमेज बन रही है। अब मैं आपको इसके अलावा एक और थर्ड केस भी बताता हूँ इसका, कि ये फिर से इमेज रिट्रेस कैसे होगी। देखो, इन सॉल्यूशंस को भूल जाओ, मतलब यहाँ से ये वाला जो कैलकुलेशन है ये तो एज इट इज रहेगा, ये कैलकुलेशन को आप हटा दो। ये वाला है ना, इसको हटा देते हैं। देखो यहाँ पर हुआ ये कि ये जो रे है
ये रे ऐसे ही एज इट इज आ रही है, हमने सेंटर से पास करी थी, उसने अपना पाथ रिट्रेस कर लिया था। दूसरा जो केस है वो ये जो रे है अगर इसके पोल पे स्ट्राइक करती है M1 के, तो क्या है ये एज इट इज अपने सेम एंगल में यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और जब ये ऐसे रिफ्लेक्ट होगी तो ये सेम ऐसे करके जाएगी और ये ऐसे करके यहाँ पर मतलब वर्चुअली, बेसिकली यहाँ से ये वर्चुअली जाएगी। तो ये मुझे एक्चुअली में ये डैश्ड लाइन बनाना चाहिए, जिसको मैं आपको बना ही देता हूँ। यहाँ से ये ऐसे जा रही है और फिर यहाँ से आगे जाने के बाद इसमें डैश लाइन नहीं बनती क्या? हाँ, ये ऐसे डैश लाइन वर्चुअली बनाएगी इस पर, और फिर यहाँ से ये रे ना ये फिर रे रिफ्लेक्ट होगी, और ये जब रिफ्लेक्ट होगी तो ये फोकस पे बनाएगी इमेज। हमारा अल्टीमेट इमेज फोकस पे तब भी बन सकता है जब ये पोल से रिफ्लेक्ट हो। तो ये वाला जो केस है पोल से रिफ्लेक्ट होने वाला, इसके केस में जो लेंस से जो रिफ्लेक्शन हो रहा है मेरा इस फर्स्ट इमेज से पहले, ये वाले केस में, तो यहाँ से जब ये रिफ्लेक्शन हो रहा है तो ये जो रिफ्लेक्शन है ये मतलब इस एल से रिफ्रैक्शन होने के बाद, लेंस से रिफ्रैक्शन होने के बाद जो मेरी जो फाइनल इमेज बननी चाहिए ना, ये पोल पे बननी चाहिए M1 के, और ये M1 का जो पोल है वो इस पे डिस्टेंस पर है, यानी कि ये जो इसने ऑलरेडी मुझे डिस्टेंस जो दिया हुआ है, जिस x की वैल्यू x इज इक्वल टू n/7 जो इसने मुझे सम कुछ दिया हुआ है, n/7 इज इक्वल टू x, ये मेरी इमेज बननी चाहिए लेंस के बाद। तो फिर दोबारा से वो इमेज दोबारा से ऑब्जेक्ट पर ही इमेज बनेगी, जो मैंने अभी आपको सिखाया समझाया। तो यहाँ पर मेरा जो दूसरा कैलकुलेशन होगा इसके बाद, लेंस से रे ऑफ लाइट राइट से लेफ्ट जा रही है, ये पॉजिटिव है, तो इसके केस में जो मेरा जो पहला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f जो था, इसमें जो 1/v आ रहा है, v जो बनेगा वो x पर बनेगा, तो 1/v इज 1/x माइनस u इज, यहाँ से लेंस से लेते हैं डिस्टेंस तो ये -80 होगा, सिमिलर इज इक्वल टू f इज 10 1/10, तो 1/x इज इक्वल टू 1/10 minus 1/80, so this will be equal to your 80 minus 10 is 70 divided by 800, तो x की वैल्यू हो गई आपकी 800/70, कैंसिल हो गया, तो ये 80/7 हो गया, और ये वैल्यू हमें ऑलरेडी n/7 दिया हुआ था, तो मेरे पास n की वैल्यू इस केस में 80 आ गई, तो ये भी n की वैल्यू एक तीसरा आंसर है। तो इस क्वेश्चन में ना, इस क्वेश्चन में पहले वाले केस और इस सेकंड वाले केस को मिलाकर मेरे पास 3 वैल्यू ऑफ n आनी चाहिए, तो 150 होनी चाहिए या फिर 220 होनी चाहिए या फिर 80 होनी चाहिए। ये है, ये क्वेश्चन रिलेटिवली लेंथी था, और इस क्वेश्चन में आपको अच्छे से पता होना चाहिए था कि क्या मतलब आप साइन कन्वेंशन को किस तरह से यूज करते हो। जिन बच्चों का साइन कन्वेंशन अच्छा नहीं है तो साइन कन्वेंशन स्ट्रॉन्ग कर लो, क्योंकि साइन कन्वेंशन के ऊपर एक जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये थे जेई एडवांस 2023 में पूछे गए रे ऑप्टिक्स के क्वेश्चन। मैंने आपको बहुत ही सिंपलेस्ट वे में समझाने की कोशिश की है। इसमें अभी फर्दर अगर आपको डाउट है तो आप मुझसे पर्सनली कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। होप आपका जो अपकमिंग एग्जामिनेशन है, मैं फिर से बता रहा हूँ, जो अपकमिंग एडवांस एग्जामिनेशन है उसमें रे ऑप्टिक्स वन ऑफ द मोस्ट वेटेज वाला इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और जिन बच्चों ने पहले से प्रिपरेशन नहीं की है जेई एडवांस की, वो ये क्वेश्चन देख के एक आइडिया लगा सकते हैं कि कैसे आप कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं फॉर सॉल्विंग द जेई एडवांस क्वेश्चंस। जो बच्चे ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो एक बार बस एक नज़र मार के देख सकते हैं कि क्या द वे दे सॉल्व द क्वेश्चन इज सिमिलर टू दिस वन, और या फिर आपका आंसर इसको अपने हिसाब से सॉल्व करने पर सेम आ रहा है कि नहीं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।